दलील विच तुहाडा स्वागत है तो मैं हाँ SP सिंह। बई हुण काम पूरा तेज़ हो गया, दिन रह गए ने 80 तो घट, तो दोनों पासों सारियां कवायदां कीतियां जा रही ने। नरेंद्र मोदी जी सारे बटन दबी जा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी जिहड़ा बटन हत्थ आउंदा दबी जाते हैं। किसानां दा कर्जा माफ, चौकीदार चोर दे नारे, अडानी अंबानी। आपोजिशन नूं लगता है कि उन्हें सुनहरी नुस्खा फड़ लिया है BJP नूं ढाउण दा। सारे इकट्ठे हो जाओ, हत्थ फड़ो तो इकट्ठे हो जाओ। 2014 में तो बुरे हाल तो बांके दिहाड़े सन, 44 सीटां आईयां सन उदों कांग्रेस दियां। हुण मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चंगा प्रदर्शन किया है, जोश चढ़िया होया अजकल। शनिवार नूं विरोधी धिर दे वड्डे वड्डे घुलाटिए इकट्ठे होए सन। मखां बड़ा वड्डा मजमा लाया जी कलकत्ते विच, तुहाडे अज दे अखबार भरे हुए ने इन्हां सुर्खियां नाल। यूपी विच तां हाथी ते साइकिल इकट्ठे हो गए ने। भैन मायावती ने कहंदे ने पैडल मारने ने, ते अखिलेश ने धक्का लाउणा, कहंदे गड्डी बस फुर्र करके चलनी है। हुण उधरों मोदी साहब ने राजनीति विच एक वड्डा सिक्सर मारिया। आर्थिक आधार उत्ते गरीबां लई 10% नौकरियां राखवियां कर दित्तियां ने। कालजां ते यूनीवर्सिटियां विच भी गरीबां लई 10% राखवाकरण हो गया। सुनिया कि किसानां दी भी लाटरी खुल्लण वाली है। वित्त मंत्री अरुण जेतली होरां ने इशारा किया है कि वेखियो बजट विच भी शायद कोई होर धमाका हो जाए। वैसे तो वोटर नॉकआउट हुंदा, पर इस वारी हो सकदा धमाका हो जाए। किसानां दे कर्ज माफ़ी का मुद्दा लगातार सुर्खियां विच है, नौकरियां का मुद्दा भी सुर्खियां विच है। चिंता न करो, मंदिर का मुद्दा भी सुर्खियां विच है। तो राजनीति के असमान उत्ते रफाइल जहाज़ भी वो भी घूं घूं करके उड़ रहा। सच्ची गल यह है कि 2019-2014 वर्गा नहीं होगा। उदों गुजरात की सरजमीन तो उठे एक नेता ने देश नूं बदल देने का वादा किया सी। हुण 5 साल बीत गए ने। लोग पूछणगे 5 सालों में वादे किन्ने निभाए। विरोधियों नूं पूछणगे भी भाई तुसी हार तो की सीखिया, हुण तुहाडे ते दोबारा क्यों विश्वास करिए। 2019 तक जांदियां जांदियां जिन्ने भी दिन बचे ने, किस आधार के उत्ते तुसा वोट पानी है ते उन्होंने किस आधार के उत्ते तुहाडे तो वोटां मंगनियां ने। देश ने किवें बदलना है ते या नहीं बदलना, इस सब ते चर्चा करने लई अज साडे नाल जुड़ रहे हैं बहुत ही सीनियर पत्रकार संजीव पांडे जी, जिहड़े राजनीतिक समीकरणों तो भी चंगी तरह वाकफ ने, जात पात वाले वोट बैंक की पॉलिटिक्स नूं भी चंगी तरह जानते हैं, तो केरला तो लैके तो यूपी बिहार की पॉलिटिक्स तो लैके तो पंजाब दे विच जिहड़े गुल खेल रहे हैं, इन्हों भी नेड़े नजिठते आ रहे हैं। साडे नाल जुड़ रहे हैं कानून के माहिर अर्जुन शौरान जी, पेशे तो वकील ने, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ दे विच बहुत सीनियर पोजीशन ते काम करते हैं। नागरिक अधिकारां दे लई खास तौर पर जिस वेले देश दे विच पिछले कुछ समय दे विच संविधान दे उत्ते बार बार सवाल लगते रहे ने। विरोधियों का यह कहना है कि जिहड़े साडे देश दीयां नुमाया डेमोक्रेटिक संस्थावां सन, चाहे वह पार्लीमेंट सी, चाहे इलैक्शन कमीशन सी, CVC सी या सुप्रीम कोर्ट सी, CAG सी, इन्हां सारियां दे उत्ते बड़े सख्त सवाल ने ते सरकार दी जवाबदेही तय करनी बनती है। संजीव पांडे जी, हुण तो बहुत नेड़े पहुँच गए 2019 वाले दंगल दे, इत्थों खड़ के तुहानूं किस तरह का लग रहा है कि लड़ाई किस किस्म की शेप लवेगी। ये जड़ियाँ अपोजिशन यूनिटी दीयां गल्लां हो रही ने, जिथे सारी अपोजिशन कलकत्ते इकट्ठी होंदी है तो राहुल गांधी तो सोनिया गांधी घरे बैठ के ट्वीट करते हैं, लैफ्ट उत्थे जाता नहीं है। इन्हां दे इकट्ठे होने विच भी इकट्ठा होना नहीं है। यूपी दे विच इकट्ठे होंदे ने, कहंदे ने कांग्रेस नूं बाहर रख के असीं इकट्ठे हो गए, तो कांग्रेसी कहंदे ने बधाई होवे, बड़ी चंगी गल हो गई है। झूठ मूठ से इकट्ठे होना हो गया। 1988 में याद करो, 1988 में अच्छा, जेड़ा 1988 बीपी सिंह नूं लेके आया सी, बीपी सिंह नूं लेके आए सी, उस समय एक अपोजिशन दा अलायंस होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ बड़ा फैक्टर अंबानी फैमिली सी। बीपी सिंह और अंबानी का एक टक्कर होया सी। और बेफोर्स, मैं वही कर रहा कि सेम जैसे आज राफेल है उस समय बेफोर्स सी, और जैसे इस समय भाजपा टारगेट है वैसे उस समय कांग्रेस टारगेट सी। उस समय धीरू भाई सी, इस समय अनिल अंबानी ने, ठीक है। कहीं ना कहीं उस समय राजीव गांधी अंबानी परिवार करके टारगेट हुए सी, अब नरेंद्र मोदी अंबानी परिवार करके टारगेट हुए सी। अपोजिशन द अलायंस राजीव गांधी नू पावर से हटाने में उस समय सक्सेस कामयाब रहे। लगभग सेम पोजीशन 2019 में बन रही है, लगभग सेम। करप्शन का मुद्दा बनाया हुआ है, उस समय भी करप्शन का मुद्दा सी, नारे सेम ने।
राजा नहीं फकीर है, और गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। हाँ ना, वो नहीं तो लिखा हुआ है, नाम बदलना ही। हाँ, अब है कि चौकीदार चोर है, लगभग नारेदारी जुमला सेम है। विल कम टू दैट कि 1999 वाला तस्वीर बन रही है कि बीजेपी ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 1971 ਵਾਲੀ बन रही है, जिस ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ, तो कहती सी वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो भी 71 इस तरीके ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ 1971 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, 1999 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 2004 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 77 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 77 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਾਂ 1977 ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗਸ ਫਸਟ, ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਟਿਲ ਅਟਰੈਕਟਸ and attracts millions, but this is a country of billions, ये याद रखना चाहिए। ये 100 से ऊपर 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश है, और कोर सपोर्ट बेस जो है भाजपा का वो शायद इंटैक्ट रहा, बट जब वो 2014 में इलेक्शन जीते थे वो कोर सपोर्ट में नहीं जीते थे, वो फ्लोटिंग वोट पे जीते थे। कोर सपोर्ट तो कोई भी नहीं जीता जी। सीधी सी बात ये है कि आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इज नॉट इवन एन एक्सीडेंटल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर मुझे लगता है कि पिछले 1-2 सालों में नैरेटिव जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन ने कंट्रोल किया है, स्पेशली पिछले 6 महीने में, इट इज एडमिरेबल। और अब इलेक्शन के 3 महीने रहते हुए अब आज भी एजेंडा सेटिंग ऑपोजिशन ही मोटे तरीके से कर रही है। इट शोज समथिंग एल्स। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ये जरूर कहा था कि देखते हैं कि देश कैसे बदलेगा 2019 में। मेरा माय फियर इज कि देश ऑलरेडी बदल गया है, और देश को बदला गया है, देश के इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया गया है। जितने सेफगार्ड्स, चेक्स एंड मैकेनिज्म थे, उसमें जो पहले छोटे होल थे उनको बड़ा होल करके पूरी दीवारें गिरा दी गई हैं। तो आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस पे सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल है, सीवीसी पे सवाल है, और ये क्लियर सवाल अक्रॉस द बोर्ड है। आज बिल्कुल देखिए, मैंने वही कहा, पहले एक छोटा होल था, आप पूरी दीवार गिरा कहोगे तो उन्होंने चट इंदिरा गांधी दी इमरजेंसी याद आ जाएगी। इंदिरा गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था, इस पे वो लोग आगे 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 चलते रहे और काफी एडवांस हो गए। दिक्कत ये है कि वो रास्ता दिखाया तब से गया था, 30 साल 40 साल की ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्रेडेशन हुई है इस देश की, वो क्लियर है। सवाल अब ये रहेगा कि इनमें से कौन से मुद्दे आम लोगों को लगते हैं। आपने जब नौकरियों की बात की, देखिए संविधान एक कईयों के लिए एक काल्पनिक चीज है, कईयों ने देखी नहीं कॉपी, उन्होंने पढ़ा नहीं उसके बारे में, कईयों ने। उनके लिए ये होता है कि रोज रोटी कहाँ से आएगी, उनको मजदूरी कहाँ मिलेगी, बिजली आएगी कि नहीं, उनको बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, अस्पताल में क्या होगा उनके। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, आज वो अगर ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਾਨ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੈਸਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CVC ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਕਵਾਇਦਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ठीक चले, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ बहुत मुश्किल है। आई कम टू दैट। देखो 60 साल में कांग्रेस ने जो न किता नहीं किता, ये डिबेटेबल है। 5 साल में बीजेपी ने की किता, ये डिबेटेबल है। अगर तुसी देखो तो कांग्रेस ने
बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए कांग्रेस के राज में, एम्स बनया, पीजीआई बनया, बड़े बड़े डैम बने, हीराकुंड बनया, फिर तुसी ये देख लो राहुल गांधी ना दसन, मोदी साहब तो रोज बोलते हैं इन्होंने क्या किया, मैंने ये किया। मोदी जी ने जो किया वो सुन लो ना, कांग्रेस के टाइम में JNK में एक वो शुरू हुआ सी रेलवे लाइन टनल, वो इन्हों दे खुशकिस्मती थी कि इन्हों दे कार्यकाल च हो गया। असम में कांग्रेस में कोई कांग्रेस के कार्यकाल, सुनो मेरी गल सुनो, आप कोर बात पे आओ कि उसी 5 साल में जो वादे किते सी वो इंप्लीमेंटेशन दी की स्थिति है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दा तुसी गल कर रहे हो, 15,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियां खा गई, 3700 करोड़ रुपया किसानों को मिले। मेरी गल सुनो ना, मेरी गल, मैं संजीव जी कह रहे हैं सुसाइड्स कम नहीं होया, फार्मर सुसाइड्स कम नहीं होया। कता कलामीली माफी है, मैं सिर्फ ये कह रहा, एक बहस है पत्रकारां दी, बुद्धिजीवियां दी आपस ਵਿੱਚ बैठ के, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस डाटे इन्हां फैक्ट्स ਦਾ महत्व समझदा ਤੇ जो कोई बीजेपी ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਫੈਕਟਸ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂग्रेस ने 60 सालों ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ कि मोदी साहब ने पिछले 50 साल में कितने वादे निभाए। वो तो फिर अभी पीछे जब चुनाव इलेक्शन होया 3 राज्यों से, तो सेम कांग्रेस के बारे में मोदी जी यही बोल रहे सी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब लोगों को शायद मोदी जी की बात नहीं समझ में आई कि मोदी जी की कम्युनिकेट करना चाह रहे थे पब्लिक ਨੂੰ, उन्होंने मूर्ख सी कांग्रेस ਨੂੰ वोट करता, या तो फिर ये तुसी कह सकते हो 89 में जो BP सिंह ने मुद्दा बनाया सी करप्शन दा, फोर्स दा, उस समय भी लोग शायद समझदार नहीं सी, मूर्ख सी कि उन्होंने अपोजिशन ਨੂੰ पावर दे दिता। बीजेपी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵੈਚਾਰਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਦੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ में ਆਉਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ कलेक्टिव विजडम इवेंचुअली किस पासे ਨੂੰ टिल्ट करेगा। एक सिर्फ फर्क देखिए, जब 2014-15 की बात थी तो लोग मोदी जी पे जोक भी नहीं क्रैक करते थे, हाँ बिल्कुल, हंसते भी नहीं थे। आज के दिन आपको सबसे पॉपुलर जोक जो मिलता है वो राहुल गांधी जी पे नहीं मिलता है, वो मोदी जी और उनकी सरकार पे मिलता है। तो एक नैरेटिव आम आदमी के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ही वो हो रहा है। और याद रखिए कि 2004 को ना हम भूलें, मैं याद कराता जस्ट के पप्पू बारे चुटकुले घट नहीं है व्हाट्सएप पे। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ का नैरेटिव चल रहा है। एक वक्त था लोग या तो डरते थे, ठीक है, इस सरकार से, और डरने का कारण भी थे क्योंकि लोगों को जेल भेज दिया जाता था जोक क्रैक करने, या तो डरते थे या अभी आप वक्त हनीमून पीरियड दे रहे थे। आज के दिन में सवाल उठ रहे हैं, आपके टैक्सी वाले से लेकर आपके घर में काम सवाल तो सारे लोगों को पूछने चाहिए, कोई आईएएस अफसर भी सवाल कर रहा है। सर हर ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ जनता ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। आप दूसरी चीज देखिए, 2004 में जब भाजपा हारी थी तो उनके उस वक्त के कार्यकाल को जज किया गया था। 2009 में जब कांग्रेस जीतती है तो कुछ अच्छे काम किए थे उस कार्यकाल में, यूपीए 1 में, और 2014 में जब हारते हैं तो क्लियरली जो पिछले 5 साल की रिफ्लेक्शन आती है। तो पिछले 5 साल लोगों को याद रहते हैं, जो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड तो रहता ही है। मतलब जब ये 2014 में सबसे बड़ी डिफीट हुई थी तब एम्स को IIT को भूल गए थे। व्हाट्सएप पे डिबेट चल रहा है कि मोदी जी ने 5 साल में बड़ा अच्छा काम किया सी, जेटली साहब ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਮਸ में ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। WhatsApp यूनिवर्सिटी ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਬੋਥ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ ਛੇਤੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਬ੍ਰੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲਾਰਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਾ ਸੀ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਵਲਟੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਵਲਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਯੂਅਰ ਵਿਊ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਵਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਵਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਮਬਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ एक भी बड़ा सवाल है। ये तो अगले सैगमेंट ही लै जाने कि इधर मोदी साहब ने तो उधर कौन, तो बंदा तो मिसिंग है। विल फाइंड आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। चर्चा कर रहे हैं 2019 का बड़ा दंगल आ रहा है, दिन बचे ने लगभग
75 ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰੋਨ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ। ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕਸਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, अपर कास्ट मिडिल क्लास, देखो मैं अपर कास्ट मिडिल क्लास की कह रहा, मैं कह रहा हूं आप उसी की बात कर सकते हैं कि बाकियों की बात देखिए, maybe I'm not saying that also, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? बीजेपी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? देखो एक देयर आर टू थिंग्स, एक किन्ने लोग की लेंगे, टू ए नैरेटिव ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲੇਗਾ? देखो एक रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा कंट्राडिक्शन ये है कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बाद इनर कंट्राडिक्शन अपर कास्ट ਵਿੱਚ बढ़ेगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि एक जो क्रीमी लेयर अपर कास्ट होगा ਉਹਦਾ जो शेयर है वो घटूगा, क्रीमी लेयर ओबीसी ਦਾ ਵੀ शेयर घटूगा। जो जिन्हां ਨੂੰ जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना है क्रीमी लेयर ओबीसी ਨੂੰ, जो ओबीसी ਦਾ बेनिफिट नहीं ले सकते ने, तो वो भी आएंगे, तो अब वो 40% पे फाइट करेंगे, 40 सीट पे फाइट करेंगे, 100 में से 40 सीट पे फाइट करेंगे। एक कंट्राडिक्शन एक ये पैदा हो गया। सेकंड ये कि कोई स्टडी नहीं सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी अभी तक कि नहीं वो बड़ी जल्दीबाजी नहीं। 2013 में बहुत ही अफड़ा तफड़ी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाट कम्युनिटी ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ में, जो सुप्रीम कोर्ट में बैकफायर कर गई जी। ਤੁਸੀਂ अभी तक कोई बैकवर्ड कमीशन है, SC ST कमीशन है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਪਰ ਕਾਸਟ के लिए पहले कोई कमीशन बनाते कि किन्ने अपर कास्ट कंट्री च ने। अब उड़ीसा में ਤੁਸੀਂ देख लो ओनली 4% अपर कास्ट, और ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10% रिजर्वेशन दे दो इकोनॉमिकली वीकर ਨੂੰ, तो ये भी तो एक इनजस्टिस है ना। तो विदाउट स्टडी, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है कि 3 पीजेंट्री कास्ट, पटेल, जाट और आंध्र प्रदेश में कम्मा और मराठा, ये रिजर्वेशन मांग रहे सी। लैंड के फ्रेगमेंटेशन है, लैंड के फ्रेगमेंटेशन के कारण गरीबी बढ़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है। यूथ ਨੂੰ रोजगार नहीं है, एक तो नैरेटिव ये है। सेकंड नैरेटिव ये है कि रिजर्वेशन से की हो जाऊगा जॉब अपॉर्चुनिटी। बताओ 13 लाख रेलवे में टोटल स्ट्रेंथ सी, 3 लाख लोग रिटायर हो गए, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਗਿਨਤ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, 260 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 5 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खाली है, ਤੁਸੀਂ निकाल नहीं रहे हो। 25 लाख वैकेंसी स्टेट में खाली है, तुसी निकाल नहीं रहे हो। ओनली 10% रिजर्वेशन से क्या मतलब कि इलेक्ट कर सकता है, सॉल्यूशन हो जाऊगा, निकल जाऊगा। अर्जुन जी की ये 2 तरीके ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10% ਕੋਟਾ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕੋਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਕਿਊਜ਼ ਇਨਟੂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੈਕਫਾਇਰ ਆਲਸੋ? ਮੈਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, उन्हें अपोजिशन का तो मुकाबला कर लिया उहदे नाल, बट इट डिड नॉट सेव वीपी सिंह हिमसेल्फ। देखिए वो वक्त अलग था और राम जन्मभूमि की मूवमेंट चल रही थी, वो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, दैट वाज जस्ट वन ऑफ द आइडियाज। देखिए मेरे हिसाब से 10% का जो इन्होंने इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिए, इनके कोर बेस को जरूर एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, क्योंकि लोग जुड़ते हैं। ये चाहे कल इट इज वेरी लाइकली कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर दे, पर जब तक इलेक्शन आएंगे तब तक क्या होता है क्या नहीं होता है, 6-8 महीने सुप्रीम कोर्ट भी हमारा आराम से लेगा। नैरेटिव तो उन्होंने अपने हाथ में ला लिया, नहीं इमीडिएटली आफ्टर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ डिफीट, उनकी सबसे
बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि नैरेटिव ऑपोजिशन के हाथ में जा रहा है और आपने इमीडिएटली विद इन 1 वीक अपने हाथ में नैरेटिव लिया है, चाहे वो एक ऐसे आइडिया से लिया है वो काफी कंट्रोवर्शियल है। मुझे लगता है कि अगर सच में ये सोशल जस्टिस के लिए लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे तो सिर्फ सरकारी नौकरियों नहीं, प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन देते। उन्होंने क्या ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ मैं कह रहा हूं जो बाकी ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन था बाकी जगह लेके जाते हैं। इसकी बात पहले ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तो ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ मनी बैग्स बड़े घट आ रहे हैं, कांग्रेस में पैसा कोई नहीं दे रहा और कौन देगा। एसपी जी देखिए बार बार आप एक नैरेटिव में ये खड़ा कर रहे हैं कि एक या तो भाजपा है मोदी जी के जो जिसके प्रधानमंत्री के रूप में है प्रेसिडेंट अमित शाह हैं और दूसरी राहुल गांधी है। ये इफ नॉट मोदी हु वाला जो सवाल है मुझे ये बहुत दिक्कत देता है और मुझे लगता है कि हम सब एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है, प्रैग्मेटिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम रह रहे हैं, यू नो दैट रह रहे हैं या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पिछले 5 सालों में जो मुझे लगता है अगर अच्छा गुजरात में जो अच्छी चीजें सो कॉल्ड हुई थी वो इसलिए हो पाई थी कि छोटी स्टेट है, आपने एडमिनिस्टर कर लिया थ्रू द सीएमओ। वही अगर भारत जैसे बड़े देश में पीएमओ के थ्रू आपने एडमिनिस्टर करने की कोशिश की और उसमें आप नाकाम रहे तो हम ये माइक्रो मैनेजमेंट है, 2 लोगों ने पूरे सरकार को चलाया, ये इसी से तो हमने उठना है, इसी को तो बदलने की कोशिश करनी है। तो इट इज सवाल ये नहीं है इफ नॉट मोदी हु, सवाल ये है कि आपका अगला एमपी कौन बनेगा। और इस पे जब कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करेंगे कि क्या बेहतर इंसान जो भी चाहे किसी भी पार्टी का वो एमपी बने, उस पे सवाल होना चाहिए। सो हियर इज अर्जुन जी, बेसिकली अर्जुन कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋਵੇਗਾ 2004 ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਲਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 545 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਕਿ 2019 ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 545 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ। देखो बड़ी सीधी एक सिंपल जी गल है कि 545 डेमोक्रेटिक इंडिया में तुसी हिस्ट्री देख लो, एक सवाल उठता सी कि नेहरू नहीं तो कौन, इंदिरा जी का की विकल्प है, राजीव गांधी का क्या विकल्प है, 407 सीटें आई, कोई विकल्प सी विकल्प आया, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या, अटल बिहारी वाजपेयी का सर मैं बड़ा टीना सुनया है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये बड़ा सुनया है, पर रीटा भी तो कोई नहीं मान रहा ना, राहुल गांधी इज द अल्टरनेटिव भी तो कोई नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा थोनू कि नरसिंह राव जब गया सी तो कोई जरूरी नहीं सी कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी कांग्रेस अल्टरनेटिव दूसरे भी आ गए सी, देवगौड़ा साहब भी आ गए सी, गुजराल साहब भी आ गए सी, और उससे पहले भी बीपी सिंह आ गए सी अल्टरनेटिव, मुरारजी भाई अल्टरनेटिव आ गए सी, उस समय जनसिंह कम्युनिस्ट सारे इकट्ठे हो गए। कंट्री ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ नहीं कह सकते कि कंट्री मोदी नहीं तो कौन, मोदी अगर ना होंगे तो कंट्री ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत से जब शासन चला गया, सम्राट अशोक चला गया तो भारत नहीं बचा। दसो ना कांग्रेसियां, औरंगजेब चला गया तो भारत नहीं बचा, तामी कांग्रेस चल जाएगी। दसो कांग्रेसियां नु, ये मेरी गल सुनो, ये कांग्रेसियां नु डिसाइड करना है कि राहुल गांधी रहन तो भारत से कांग्रेस चलेगा। कांग्रेसियां दी निजी प्रॉपर्टी नहीं है ना, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਟੇਕ ਹੈ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੈ। ये सेम पोजीशन ਤੁਸੀਂ कांग्रेस ਨੂੰ जो पूछ रहे हो, जायज पूछ रहे हो, यही पोजीशन भाजपा में भी है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ यही प्रॉब्लम है। जो राहुल गांधी को कांग्रेस की प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम भाजपा में आ गई। आडवाणी जी के हाल देख लो, बेचारे हाथ जुड़े खड़े रहते हैं, या जो पोजीशन सेम आ गया। जैसे मोतीलाल बोरा ऐसे हाथ जुड़े खड़े रहते कांग्रेस में, कई फोटो छपते हैं, बड़े मजे लेते हैं कि जैसे सोनिया राहुल गांधी और वो साडे देश सेम पोजीशन भाजपा में आ गई है। नेता दे पैर छूंदियां दी फोटोग्राफ हर एक पार्टी ने, ये कैरेक्टर हर पॉलिटिकल पार्टी में बिल्ट हो गई है कि अखिलेश यादव यंग है, पार्टी का बुजुर्ग नेता पैर छू रहा है। फैमिली और कल्ट की प्रॉब्लम से सिर्फ कांग्रेस नहीं तुसी गाली दे सकते, रीजनल पार्टी हो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी में प्रॉब्लम आ गई है कि देश दी इमर्जिंग पिक्चर रीजनल पार्टीज अर्जुन तय करन की है। क्यों नहीं, बिल्कुल लालजी तो लगता है ते की मतलब सबसे की जे अलायंसेस दी शक्ति जे रीजनल पार्टीज ने इधर तय करनी है विरोधी धिर वाले पासे, ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਨਡੀਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ।
एसपी जी मुझे लगता है, देखेंगे मैं जानता नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से होना चाहिए दोनों एक ज्यादा डेमोक्रेटिक यूपीए है जो भी, अकाली दल विल पुश, शिवसेना विल पुश। अगर एनडीए में जो पिछले कार्यकाल रहा है, इनकी जो एरोगेंस रही है, मतलब जिस हिसाब से इम्प्यूनिटी के हिसाब से दो लोग सरकार चला रहे हैं, अपने पार्टनर्स को उन्होंने दरकिनार किया है, वो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक देश के लिए कितना अच्छा है। अलग अलग वॉइसेस रहे, अलग अलग, देखिए पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा अटैक किस पे रहा है? ना केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे, फेडरलिज्म पे रहा है। हर स्टेट की जो आवाज है, हर स्टेट के जो मुद्दे हैं, हर स्टेट के जो अलग अलग एस्पिरेशंस है, उस पे आपने एक अपनी नाल ठोक दी और कहा कि जो टैक्सेस होंगे हम जीएसटी में इकट्ठा करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी करेंगे, जो डीमोनेटाइजेशन प्रधानमंत्री जी डिसाइड कर देंगे। आपने जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, बाकी डिसीजन थे, सब कुछ सेंटर से चलाने की कोशिश की, ये किया कि नहीं? और हर स्टेट के, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी नेशन, इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं हमारे, इतनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी एस्पिरेशन सेंटर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, चाहे वो यूपीए के थ्रू हो, या वो किसी थर्ड फ्रंट के थ्रू हो, अगर वो होंगी, वो मुझे लगता है एक बेटर, मोर डेमोक्रेटिक नेशन बनने का चांस है, एक अच्छी पॉलिटी बनेगी। एक ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, MK ਸਟਾਲਿਨ, ਉਹ जनता दल सेकुलर वाले फॉर्मर प्रधानमंत्री जी HD देवेगौड़ा, HD कुमारास्वामी है, अच्छा अरविंद केजरीवाल भी स्टेज पर चढ़े होंगे ने, तो चंद्रबाबू नायडू ने, अजीत सिंह ने, RLD वाले अजकल उन्होंने जफी पाई हुई है, वो फड़ लिया उन्होंने साइकिल पिछे कैरियर से बैठ गए ने, तो झारखंड विकास मोर्चा वाले ने बाबूलाल मरांडी, मायावती जी भी हैं, और मायावती भी ने, दा अब्दुल्लाज भी ने, उन्होंने तो बिना तो कश्मीर ने चलना ही नहीं है। तो अच्छा बाकी बीजेपी भी हैगी थोड़ी थोड़ी होते हैं, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ते कि अरुण शौरी जी, जिन्हें भी वो बीजेपी दे ने, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लीडर आए हैं, कई सारे, पर लेफ्ट नहीं है, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और हाँ बाकी राहुल गांधी का ट्वीट है जे उन्होंने कांग्रेस मान ली है। था व्हाट आई एम आस्किंग इज, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 200 ਤੇ 82, ਮੰਨ ਲਓ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ कि somebody other than Modi can be pushed forward? देखो कि बाकी लोग नाल आ जाएंगे ते 272 ਦੀ ਮੈਜਿਕ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਠਬੰਧਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। बीजेपी कोलिशन की पॉलिटिक्स करती रही है सक्सेसफुली, 89 में भी की है, 1999 में भी की है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलिशन की पॉलिटिक्स की है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स कोलिशन की नहीं रही है, डिक्टेटर बिहार जाके डिक्टेटर दी 2017 की नहीं, नीतीश कुमार नाल कोलिशन नहीं कर, वो एक बार हारने के बाद वो डिक्टेटर की पॉलिटिक्स रही है, पहली बात। दूसरी एक गल सुन लो कि राहुल गांधी उत्थे गए ने ना गए ने, लेकिन एक चीज अंडरस्टैंडिंग है कि नरेंद्र मोदी सारे दे दुश्मन ने, नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰਬਲਿੰਗ ਯੂ ਆਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग रीजनल पार्टी के स्ट्रॉन्ग होना। अब बताओ कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की कर सकती है? कांग्रेस बीजेपी ਨੂੰ रोकने में सक्षम नहीं है। मेरी बात वेस्ट बंगाल चले गए तो यूपी विच कांग्रेस की कर सकती है? मैं वही कर रहा कि ये सब पॉलिटिक्स जो गठबंधन दा जो एक रूप फाइनल रूप की प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर एक अलायंस है, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कांग्रेस हो। अब सीपीआई बेशक नहीं है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन बिहार में तो सीपीआई महागठबंधन के साथ तो है, वहां तो माले भी महागठबंधन के साथ है। स्टेट दिल्ली की मीटिंग में भी वो थे, स्टेट टू स्टेट कोलिशन, बिहार च कद्दू च तीर मार रहे हैं, स्टेट टू स्टेट कोलिशन एक वो है फ्रेमवर्क है। और कहीं ना कहीं ये महागठबंधन, अब ये मान के चलो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बीजेपी ये कहे कि सारे मोदी के कारण इकट्ठे हो गए, वो नारा कामयाब नहीं है। महागठबंधन हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे कोलिशन हो, अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग अलायंस हो, किथे जाके इस किस्म ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਲਿਤ ਨੇ, 16.5% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ।
100+ ਮਿਲੀਅਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, 3000 ਕਾਸਟ ਨੇ, 25000 ਸਬ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਨੀਅਲ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 60 ਕਰੋੜ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कौन किस नाल मिलके नैरेटिव नहीं, ये तो देखो, ये तो 1990-91 के बाद ये तो मान के चलो मैं ज्यादा सब्सटेंटिवली ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। वो इशू बन नहीं सकता, वो इसलिए नहीं बन सकता कि वो कॉर्पोरेट कंट्रोल पॉलिटिक्स है, इससे आप इनको सो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। जे 2019 ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇੜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी। चर्चा कर रहे हैं 2019 ਦਾ दंगल सामने ਆਂਦਿਆਂ किस किस्म ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਆਪਸੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਲਾਇਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰੋਨ ਜੀ। ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰੋਨ ਜੀ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਲ ਬਲਿਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। शीला दीक्षित वापस आ गई है चंडीगढ़ से, पता नहीं की हो जाएगा है दिल्ली दे विच शीला दीक्षित आ गई है। तो बिल गेट्स साहब ने हुण कहा भी आयुष्मान भारत जिहड़ी है मोदी साहब की बड़ी वधिया स्कीम है, शायद इहदे बारे कोई सरकारी वड्डा इश्तिहार आ जाए। कन्हैया कुमार ते उमर खालिद ते उत्ते चार्जशीट हो गई है, पता नहीं इहदे नाल देश दे विच किन्नी कुछ सुरक्षा वध जानी है हुण, ते पाकिस्तान नूं असीं किन्ने कुछ जवाब दे दित्ते ने। नॉर्थ ईस्ट वाल देखिए तो सिटीजनशिप बिल तक दीयां खबरां ने। कर्नाटका विच देखिए तो एक ऑपरेशन लोटस उत्ते चल रहा है, जिथे येदियुरप्पा साहब ने बड़ा चंगा जिहा बयान दिता है कि अजे साडी सलाह नहीं हैगी इहनूं डिस्टेबलाइज करन दी, जिहदा मतलब हुंदा है कि सोचिया सी पर रिजैक्ट कर दिता, बाद विच सलाह बन भी सकती है। मैं फरदर इहदे बारे कुछ नहीं कहना चाहता। तो अपोजिशन का यूनिटी इंडैक्स नापण लई तरह तरह दीयां कवायदां हो रही ने भी किन्नी कोई यूनिटी हो गई है, ये फेविकोल किन्ना कोई स्ट्रोंग है। इस सारे दे विच ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਓਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਪ ਮੀ ਇਨ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ डिबेटां चो भी गायब रहे। बिफोर वी डू दैट वो मुद्दों की हम बात करेंगे, पर मुझे लगता है इस बार जो ऑपोजिशन ने, मुझे एक यूनिक चीज लगी जो मुद्दों को उठाया है, चाहे वो सेक्युलरिज्म का मुद्दा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा हो, जो आर्बिट्रेरीनेस रही है, जो एक डिक्टेटरशिप की तरह आपने सरकार को चलाया, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात रही है, ये सब भी हम सबके मुद्दे हैं। जब आपने इतनी बड़ी तौर पे लेफ्ट पार्टीज की जो फार्मर्स की रैलियां देखी हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, उससे पहले, वो अगर जनता के मुद्दे नहीं तो और क्या है, तो वो भी एक पॉपुलर एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट जरूर कर रहे हैं। हो सकता है ये तो लगता है गवर्नमेंट इज लिसनिंग, जे उस किसाना बारे कुछ करना चाह रहे ने, जे जब करेंगे तो देखेंगे, मतलब वो हम प्रिज्यूम करेंगे कुछ करेंगे, इट इज कमिंग, इट इज पॉसिबली कमिंग। वो अगर वो उनकी बेवकूफी होगी, अगर इलेक्शन से 3 महीने 4 महीने पहले जीतने का इरादा है अगर वो इलेक्शन बजट बाद में होगा, पर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। पर ये भी जनता के मुद्दे हैं, ये कोर इश्यूज हैं, और मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत, दे आर नॉट अ यूनिवर्सिटी या कोई एकेडमिक नहीं होते, वो मोटी बात करते हैं कि मोटे चंक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी तरफ।
तो उन मुद्दों की बात भी करना जरूरी है। और आज के देश में अगर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात होती है, करप्शन की बात होती है, तो ये आपके और मेरे मुद्दे तो हैं। सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ। ਬਟ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सिंपल एक बात है कि पॉलिटिकल पार्टी कल्चर में बहुत बड़ा चेंज है। न्यू लिबरल उसमें कॉरपोरेट रिप्रेजेंटेशन हर पॉलिटिकल पार्टी में है। कॉरपोरेट लॉबी के लोग वहाँ मौजूद ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਦਲਿਤ ਹੋਗਾ, ਪ੍ਰੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਅਕੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ नहीं छुपा कॉर्पोरेट प्रेम सी। कांग्रेस थोड़ा छुप के खेलती थी। पिछले 4 साल अडानी अंबानी नहीं आ गए सारे, साडे टाटा बिरला दी लंबी लेगेसी हैगी। अच्छा, ये रीजनल पार्टियों में भी कॉर्पोरेट द रिप्रेजेंटेशन उत्थे है, 2-2 4-4 एमपी उन पार्टियों से भी आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर गल है कि लोकसभा राज्यसभा में भी रिजर्वेशन है, 7% ट्राइबल ने और नियर अबाउट 18% 16% जितना भी रिजर्वेशन होगा दलित में। वो दलित एमपी और जो ट्राइबल ने वो भी अपने सेगमेंट या फॉर्मर बैकग्राउंड के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो भी अपने सेगमेंट के प्रॉब्लम नु उठान दे बजाय वो कॉर्पोरेट लॉबी दे नाल ने। तो ये मान के चलो कि इसके लिए 84 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ अब देखो एक बड़ी सिंपल जो उदाहरण ढूंढ लो ना कि 3 स्टेट बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। तो चलो उत्तरांचल ट्राइबल स्टेट नहीं सी, उत्तरांचल अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है। और जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का डिमांड यही सी कि ट्राइबल पॉपुलेशन दी ग्रोथ। लेकिन इन फैक्ट ये थी कि जो 1980 और नहीं 1970 से पहले जो छोटे स्टेट का डिमांड सी वो डिमांड सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ग्रोथ सी। लेकिन ये जो डिवीजन होया प्योर कॉर्पोरेट लॉबी ਨੂੰ बेनिफिट देने ਲਈ डिवीजन होया सी कि छोटे स्टेट ਨੂੰ मैनेज करना, कॉर्पोरेट ਨੂੰ छोटे स्टेट ਦੇ पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी ਨੂੰ मैनेज करना कॉर्पोरेट हाउस ਨੂੰ बड़ा आसान सी। और दलित के नाम पे और आदिवासी के नाम पे जो झारखंड बनया और छत्तीसगढ़ बनया, कॉर्पोरेट लूट, पॉलिटिकल लूट, ब्यूरोक्रेटिक लूट का बहुत बड़ा सेंटर है। 40-40 हजार करोड़ के एक घोटाला छत्तीसगढ़ में सामने आया है। तो तुसी ये मान के चलो कि दलित और ट्राइबल के नाम पे तुसी जो एक स्टेट बनाए वो भी लूट के एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। सर मैं ये नाल मान के चल रहा ना कि जे कल नू कांग्रेस आ जाती है या कोई रीजनल पार्टी आ जाती है तो ये शाम नू लुट जी 5 बजे नहीं बंद होगी, रुक नहीं जाएगी, नहीं बंद होगी, नहीं बंद होगी क्योंकि वहां भी कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेशन है। सो लोग ये भी सोचेंगे फिर इस करके उन्हां मुद्दਿਆਂ ਦੀ लोग ये सोचेंगे कि साडे नाल किहड़े मुद्दे रेजोनेट कर रहे ने। इवेंचुअली ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऋण माफी मुद्दा है, ऋण माफी मुद्दा है। आज बीजेपी कह रही है कि आज बीजेपी कह रही है कि ये बैड कल्चर, लोन माफी बैड कल्चर है। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो 3 स्टेट में अपना इनिशिएटिव लेके अपना एक इमेज नू ठीक किया है। और तुसी ये देख लो कि बीजेपी जिथे फॉर्मर की गल आती है वो कहती है कि ये बड़ा कल्चर नू खराब करता है, वो कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ रुपए कहती है कि कल्चर नू बड़ा स्ट्रोंग करता है। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਵਰਸਸ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਥਿਓਰੇਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਤੇ नहीं करेंगे, चलो एसपी जी मैं उस एक स्पेसिफिक मुद्दे पे बात कर रहा हूं, तो पूरे के पूरा जो हमारा एक सेगमेंट है उस पे जा सकते हैं। वन दैट एंड द अदर जेडी कैप ऊपर हुन नहीं रही, पहला तो 50% वाली कैप सी, जो कैप नहीं रही देन इट्स अ पंडोरास बॉक्स। मुझे लगता है कि ये 10% वाला मुद्दा, ये सब एक नैरेटिव को सीज करने के लिए एक किवायत की गई है। अगर आप सच में चाहते थे कि यहाँ के आम नागरिकों को कुछ फैसिलिटी दी जाए, नौकरियां दी जाए, तो साउथ अफ्रीका का मॉडल है और जगहों के मॉडल है जहां पर जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, चाहे एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली भी हो, मान ले, उनको प्राइवेट नौकरियों में भी पूरा हक है। जब 10% ही से कम नौकरियां एसपीजी रह गई हैं सरकारी और 90% नौकरी प्राइवेट हैं, जहां पे कोई रिजर्वेशन, कोई इंकरेजमेंट कुछ नहीं है, तो आप नैरेटिव अगर सच में चेंज करना चाहते हो 100% नौकरी पे फोकस कीजिए। तो या तो रह गया आप पकौड़े बनाए या पीएसयू में काम करें। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। देयरफॉर दिस क्वेश्चन, ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ गांधी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁल गांधी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? देखो अब तो देखो 2 महीने में देखो कांग्रेस ने 2009 के इलेक्शन जब लड़ना सी तो 2008 में फार्मर का लोन माफ किया सी, ठीक है कि नहीं, उससे पहले वाले बजट में। अब इलेक्शन बजट में तुसी अगर कोई घोषणा करते हो, ओदा इंप्लीमेंटेशन 2 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, रिजल्ट के बाद की होगा। मोदी जी अनाउंस कर देन 5 लाख करोड़ दा किसानां दा जेड़ा लोन माफी, नहीं, Will you vote for मोदी? 3 साल पहले क्यों नहीं कर सकते थे? वो तो ये बीजेपी वाले ने भी पूछने चाहिए मोदी साहब तो जिद्दां कांग्रेसियां भी राहुल गांधी तो पूछने चाहिए ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ग्रेडियंट डिस्टेंस ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਘੱਟ नहीं सी। इस पार्टी का जितना लंबा हनीमून पीरियड रहा, पहले 2 साल कोई सवाल नहीं थे मोटे-मोटे में। 2016 तक ऑलमोस्ट नो वन वाज आस्किंग क्वेश्चन, कांग्रेस भी सवाल नहीं पूछ रही थी। उस वक्त क्यों नहीं ये बिग बजट स्कीम लेके आए? अब तक इंप्लीमेंटेशन हो जाती, क्योंकि अब जो भी स्कीम अनाउंस कर रहे हैं कि 2022 का उसका डेडलाइन है। दरअसल इन्हां दा स्कीम दा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन्ने भी स्कीम इन्होंने लॉन्च की ना, वो इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा पुअर परफॉर्मेंस रहा। तो यदि कोई गारंटी नहीं है कि तुसी जो नई घोषणा करोगे, नया जो अनाउंसमेंट करोगे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ PMKY ਦਾ ਹਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਸਥ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਸਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਉਹ तो ये सारा कुछ देखਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਬਿਟਵੀਨ ਨਾਓ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਉਧਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ तो नहीं अयोध्या का एक बड़ा देखो अयोध्या का मसला तो अब तो RSS ही कल कह गई है कि 2025 में शायद मंदिर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कहा 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी मैंने नहीं लगता कि ये 2 महीने में तो जापदा मंदिर इमेजिनेशन वाला मुद्दा नहीं होगा, पब्लिक कोई आसान नहीं है अयोध्या दा। मुझे मंदिर मुद्दा नहीं होगा, एक फैक्ट भी सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं होगा। एक बात बता दूं, 2014 में भी राम मंदिर मुद्दा नहीं थी और 2019 में भी राम मंदिर मुद्दा नहीं है। हिंदी हार्टलैंड का एक बहुत बड़ा ये मुद्दा 1990-92 में जरूर सी, लेकिन इस समय राम मंदिर, राम एक फेथ इंडिविजुअल है, तो है। लेकिन मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी का मुद्दा हो सकता है, आम पब्लिक का मुद्दा नहीं है। ये मान के चलो 2014 में जिस वेले बीजेपी इलेक्शन च गई सी ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ में गुजरात की गल होती सी, गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की गल होती सी, राम मंदिर से ज्यादा गुजरात में असी ये किता डेवलपमेंट, हमारा इकोनॉमिक मॉडल था, करप्शन का मुद्दा सी। राम मंदिर फिर भी मुद्दे ने 2019 बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं जांदा सिर्फ इन्ना याद करा दिया भी सिर्फ लोक सभा दी इलैक्शनां नहीं है, 6 असैंबलियां दी भी इलैक्शनां ने, ਤੇ 2019 ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਾਪਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।